नमस्कार, यूपी बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये यूपी की खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको कन्नौज से देते हैं। कन्नौज जिले की अनोगी स्थित जिला जेल में बुधवार को उस समय खलबली मच गई जब जिला जज, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भारी पुलिस बल के साथ औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। जिला न्यायाधीश नरेंद्र कुमार झा, डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से जेल की सभी बैरकों और बंदियों की सघन तलाशी ली। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की साफ सफाई, मेस में भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा इंतजामातों को बारीकी से परखा। जेल अधीक्षक ने अधिकारियों को यहां पर बताया कि जेल स्टाफ द्वारा नियमित रूप से चेकिंग की जाती है ताकि कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अंदर ना जा सके। सुरक्षा व्यवस्था नियमों के पालन से संतुष्ट होकर अधिकारियों ने जेल प्रशासन की प्रशंसा की। वहीं एसपी विनोद कुमार ने निर्देश दिए कि नए कैदियों का अनिवार्य रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए और बंदियों की संदिग्ध गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखी जाए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जेल की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। खबर वृंदावन से। धर्मनगरी के पानी गांव पुल संपर्क मार्ग स्थित जिंदल मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया। इरौली जुनारदार निवासी मनोज कुमार ने आरोप लगाया कि मई माह में हुए एक्सीडेंट के बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक चटर्जी ने उनका ऑपरेशन किया था। लापरवाही की हद ये रही कि डॉक्टर ने पैर के फ्रैक्चर में जरूरत से अधिक बड़ी रॉड डाल दी। इस गलत ऑपरेशन के कारण मनोज का घाव बढ़ने के बजाय उसमें पस पड़ गया और रॉड बाहर निकलने लगी, जिससे वह चलने फिरने से लाचार हो गया। पीड़ित बीते दिन 3 महीनों से अस्पताल के चक्कर काट रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार बुधवार को जब मीडिया की टीम अस्पताल पहुंची तब प्रबंधन हरकत में आया। अस्पताल के मालिक दास बिहारी अग्रवाल ने मौके पर पहुंचकर मरीज को बेहतर और मुफ्त इलाज दिलाने का भरोसा दिया। हालांकि इस घटना ने निजी अस्पतालों में हो रही लापरवाही और मरीजों की सुरक्षा पर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वृंदावन से अरुण कुमार की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। सदर कोतवाली क्षेत्र के बस स्टॉप के पास इकट्ठा हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और वहां की प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू की जिंदा जलाकर की गई निर्मम हत्या ने पूरे हिंदू समाज को झकझोर कर रख दिया है। कार्यकर्ताओं ने यहां पर मांग की कि पड़ोसी देश में हिंदुओं की हत्याएं तुरंत रोकी जाएं और भारत सरकार वहां फंसे हिंदुओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी कड़े कदम उठाए। प्रदर्शन के दौरान विभिन्न नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि अत्याचार नहीं थमे तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। हमीरपुर से महेंद्र चौबे की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। हमारे हिंदू भाई हैं, उनका नरसंहार हो रहा है। दीपू दास जी को जो जिंदा जला दिया गया, उसके स्वरूप हम लोगों ने पुतला दहन यूनिट सरकार का किया है। पूरे भारत रूप में प्रत्येक जिले में यह कार्रवाई हो रही है और आगे भी हम लोग संयुक्त राष्ट्र को भी लिखेंगे और भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इस सरकार को बर्खास्त किया जाए और हमारे अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों के हितों की रक्षा की। सरकार का यूनिटी का पुतला फूक रहा है क्योंकि विदेशी बांग्लादेशियों के द्वारा हमारे नृशंस हत्या जो दीपू चंद राशि की गई, उस पर बहुत बड़ा आक्रोश है पूरे देश में। उस आक्रोश को जाहिर करने के लिए हमने भी यहाँ पर गोष्ठी की है, उसका विरोध प्रदर्शन किया है। किस तरीके से आक्रोश जताया है और क्या मांग रहे हैं? उनके द्वारा जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, हमारे अल्पसंख्यक हिंदुओं को जो नृशंस हत्याएं हो रही है, लगातार हो रही है, आज सिर्फ पहली घटना नहीं है, 2 वर्षों से लगातार हो रही है, उसका विरोध जताया गया है और उनको चेतावनी दी गई है। यदि हमारे हिंदुओं को इस तरह से बताया जाएगा, भारत सरकार को भी हमने कहा है कि दबाव बना करके हस्तक्षेप करे। खबर संभल से आपको बता रहे हैं। जनपद संभल के बहजोई कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चांदनी चौक मार्केट में अपराधियों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भीड़भाड़ वाले बाजार में एक अज्ञात युवक की ईंट से सर कुचल कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। सुबह खून से लथपथ शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी और दहशत का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी भारी आक्रोश जताया। वहीं सवाल उठ रहे हैं कि व्यस्त बाजार में इस तरीके की वारदात के वक्त पुलिस गश्त आखिर कहां थी। घटना की सूचना पर हड़कंप मच गया, जिसके बाद डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अधिकारियों ने जल्द खुलासे का दावा किया है, लेकिन इस घटना ने जनता के मन में असुरक्षा की भावना को पैदा कर दिया। संभल से सोनू आर्शने की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। चौक मार्केट एरिया है, इसमें काफ़ी दुकानें ज़्यादातर खुली हुई हैं, कुछ खंडहर बने हुए हैं। एक 25 से 30 वर्ष की उम्र का एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसकी शिनाख्त की जा रही है, अभी पहचान नहीं हो पाई है।
पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर और पहचान होने पर तथा अन्य साक्ष्य सामने आने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। चोट के निशान भी हैं सिर पे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से और स्पष्ट हो पाएगा मृत्यु का कारण, और बाकी सभी साक्ष्यों को देखते हुए उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। पहचान चिन्ह सर अभी पहचान के तौर पे तो नहीं कोई हाथ पे कुछ लिखा हुआ है पहचान की जा रही है अभी बाकी जगह से भी। सर कितना पुराना सब लगा? बहराइच से खबर आपको बता दें, जनपद के थाना रुपईडीहा अंतर्गत पचपकड़ी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल से निकलकर एक खूंखार तेंदुए ने ग्रामीणों पर हमला बोल दिया। हमले की शुरुआत उस वक्त हुई जब गांव के बुजुर्ग राधेश्याम नित्य क्रिया के लिए जा रहे थे, तभी तेंदुए ने उन्हें दबोच लिया। शोर सुनकर जब ग्रामीण लाठी डंडे लेकर बचाने दौड़े तो तेंदुए ने संजना और अंकित नाम के 2 अन्य लोगों पर भी हमला कर उन्हें घायल कर दिया और खेतों की ओर भाग निकला। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एएसबी के जवान मौके पर पहुंचे। आनंद फानन में तीनों घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाया गया, जहां से उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल इलाके में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में भारी दहशत का भी माहौल बना हुआ है और वन विभाग को इसके लिए सूचित भी कर दिया गया है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बदायूं जनपद के थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र में 22 दिसंबर को तालाब में मिले प्रतीश उर्फ पिंटू विश्वास के शव के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने हत्या में शामिल 2 सगे संबंधियों आशिक और संजू विश्वास को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में सामने आया कि पुरानी रंजिश और निजी विवाद के चलते इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने पिंटू का पहले गला दबाया, फिर कैंची से वार किया और मौत सुनिश्चित करने के लिए उसे घातक इंजेक्शन तक लगा दिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कत्ल में इस्तेमाल आला कत्ल, सिरिंज, इंजेक्शन और कैंची बरामद कर ली है। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया और इसी सफल खुलासे से इलाके में पुलिस की मुस्तैदी की भी काफी चर्चाएं हो रही है। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। दिनांक 22 दिसंबर को फैजगंज बेहटा थाना के अंतर्गत एक तालाब में एक युवक का शव मिला था, जिससे क्रम में वादी के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। इसमें संजू और आशिक को नामजद किया गया है। आज दिनांक 24 दिसंबर को स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त कैंची, इंजेक्शन और सिरिंज बरामद हुए हैं। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई। खबर कन्नौज से। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और अत्याचार के खिलाफ आज कन्नौज में हिंदू संगठनों का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में इकट्ठा होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने तिरवा क्रॉसिंग से बस स्टैंड तक एक विशाल पैदल मार्च निकाला और बांग्लादेश सरकार के खिलाफ जमकर यहां नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। विरोध स्वरूप प्रदर्शनकारियों ने इस्लामी कट्टरपंथ का पुतला फूंका और भारत सरकार से मांग की कि इस मामले का कड़ा संज्ञान लेकर वहां रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वहीं प्रदर्शन के दौरान शहर में किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। कन्नौज से ब्यूरो रिपोर्ट आपको बता रहे। देश में निरंतर जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और अभी हाल में ही दीपदास जी को जो जिंदा जला दिया गया, उसके विरोध में आज जो है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ पर पुतला दहन का आयोजन किया है। क्या कारण रहा जो इतना बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, क्या वजह है? वहाँ पर एक तुष्टीकरण की नीति हो रही है। हिंदू विहीन बांग्लादेश को लोग चाहते हैं, तो आए दिन हिंदुओं को टारगेट कर करके धीरे धीरे साफ किया जा रहा है। कन्नौज में जो प्रदर्शन था, किसका पुतला था ये फूंका गया? ये इस्लामिक आतंकवाद का पुतला था। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने इस्लामिक आतंकवाद का यहाँ पर पुतला दहन किया है। क्या मांग करते हैं आप लोग? भारत सरकार से हम ये मांग करते हैं, जो निरंतर हमारे बांग्लादेश में हिंदू भाइयों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उसके लिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि बांग्लादेश में जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बांग्लादेश में अलीगढ़ जनपद के थाना सिविल लाइन अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर उस वक्त गोलियों की तरताहा से दहल उठी जब कनेडी हॉल के सामने अज्ञात हमलावरों ने एमयू शिक्षक राव दानिश को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने राव दानिश को निशाना बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। लहूलुहान अवस्था में दानिश को तत्काल अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद कैंपस में भारी तनाव और हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा। एएसपी अलीगढ़ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें गठित की हैं और अज्ञात हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सख्त आदेश दिए हैं। पुलिस रंजिश सहित सभी पहलुओं पर गहनता से भी जांच कर रही है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएमसी, जहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति में वो है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने ये घटना की कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पे हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, घटना के बारे में परिजनों के द्वारा कुछ बताया गया, उनकी रंजिश वगैरह? नहीं, अभी भी, क्योंकि 9 बजे की घटना, अभी 10 बज रहा है, तो मेरी बात हुई है, लेकिन हालांकि उन्होंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई हैं अभी वो, क्योंकि बहुत गंभीर स्थिति है, बहुत ही क्रिटिकल है वो। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति। बदायूं जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज में सांप्रदायिक तनाव का मामला सामने आया है। यहां पर दूसरे समुदाय के छात्रों पर एक हिंदू छात्र के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट करने और उसे जान से मारने की धमकी देने का यहां पर आरोप लगा है। पीड़ित छात्र का यहां पर कहना है कि जब वह अपनी बहन से नोट्स लेने जा रहा था, तभी दूसरे समुदाय के छात्रों ने उसे घेर लिया और काफिर संबोधित करते हुए पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि हमलावर छात्रों ने पीड़ित को पेट्रोल से जलाने और बांग्लादेश में हुए दीपू दास जैसी निर्मम हालत करने की धमकी दी। इस घटना की सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों में भी भारी रोष व्याप्त हो गया। दर्जनों कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और मेडिकल कॉलेज परिसर में सुरक्षा भी यहां पर बढ़ा दी गई है। बदायूं से अजयपाल यादव की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। बस्ती जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां पर पकौलिया थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करते हुए एक नवजात का शव सड़क किनारे फेंका मिला। घटना भवनान हरैया मार्ग पर स्थित जय गुरुदेव मैरिज हॉल के पास की है, जहां पर पूरा पेकोलिया गांव के पास मासूम का शव पड़ा देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पुलिस रिस्पांस व्हीकल की सूचना पर थाना प्रभारी के साहू तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कराया। सड़क किनारे इस तरीके से नवजात का शव मिलने से स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश और दुख है। क्षेत्र अधिकारी स्वर्णिमा सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि साक्ष्यों के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस मासूम को यहाँ किसने और किन परिस्थितियों में फेंका है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। अलीगढ़ जनपद के थाना सिविल लाइन अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा जब कनेडी हॉल के सामने अज्ञात हमलावरों ने एमयू शिक्षक राव दानिश को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने राव दानिश को निशाना बनाते हुए उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। लहूलुहान अवस्था में दानिश को तत्काल अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज लेकर जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद कैंपस में भारी तनाव और हड़कंप का माहौल है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एएसपी अलीगढ़ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए एसपी सिटी के नेतृत्व में टीमें गठित की है और अज्ञात हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस रंजिश सहित सभी पहलुओं पर गहनता से इस पर जांच की जा रही है। अलीगढ़ से योगेश उपाध्याय की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको दो अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। तत्काल सूचना मिली, पुलिस ने अटेंड किया सूचना को, उनको अस्पताल पहुंचाया गया जेएमसी, जहाँ पे बहुत गंभीर स्थिति में वो है। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, अभी तक पता लगा है कि जिन लोगों ने ये घटना की कौन लोगों को? अभी कुछ पता नहीं चला। देखिए, अभी कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से मेरी बात हुई थी, आपने देखा भी होगा, तो उन्होंने भी बताया कि उनके हिसाब से ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है कि कुछ पहचानने वाले हैं जो पहले से जानते हैं, क्योंकि कुछ कहा भी है कि देख लिया आप तुमने, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो हर बिंदु पे हम गहनता से जांच कर रहे हैं और अतिशीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। सर, घटना के बारे में परिजनों के द्वारा कुछ? महोबा जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने एक राजस्व अमीन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ये पूरी कार्रवाई पनवाड़ी ब्लॉक के नगारा घाट स्थित बालाजी मंदिर के पुजारी सुरेंद्र दास की शिकायत पर की गई। जानकारी के मुताबिक पुजारी सुरेंद्र दास की पत्नी 2019 में एक सड़क हादसे में घायल हो गई थी, जिसके लिए
7,20,000 रुपए का क्लेम स्वीकृत हुआ था। इस क्लेम राशि को जारी करने के एवज में आरोपी अमीन कृष्णकांत साहू 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित पुजारी की शिकायत पर जाल बिछाते हुए एंटी करप्शन टीम ने बुधवार को अमीन को पनवाड़ी कस्बे में रिश्वत की पहली किश्त लेते हुए धर दबोचा। आरोपी के पास से केमिकल लगे नोट बरामद हुए। टीम प्रभारी श्याम बाबू आरोपी को शहर कोतवाली लेकर गए, जहां विधिक कार्रवाई जारी है। इस घटना से जिले के राजस्व कर्मियों में भी काफी हड़कंप व्याप्त है। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। हमारी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था 2019 में, उसका क्लेम बना था करीब 7,20,000, जिसकी रिश्वत मांग रही थी अमीन साहब के साथ। तो फिर हमने शिकायत की तो उन्होंने 10,000 रुपया देते हुए पकड़ा। तो कितना पैसा मांग रहे थे जी? 15,000 मांग रहे थे। फिर हमने कहा हम बाबा और हम 10 देंगे जब आएंगे, जब मिलेगा। बोले नहीं, अभी देना होगा, इसके बाद हम। कौन मांग रहे थे? कौन है जी? अमीन साहब, अमीन नाम के अध्यक्ष बता रहे थे। क्या नाम है? के साहू जी। पनवाड़ी में इन्होंने ये कुल पहाड़ में मिले, कुल पहाड़ से बोले हम हैं आपके अमीन और आपकी उगाई जब करेंगे जब हमें। एटा से खबर आपको बता रहे, क्रिसमस के पर्व को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए एटा पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आज एसपी सिटी श्वेता पांडे ने सीओ सिटी, सीओ सदर और भारी पुलिस बल के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र के प्रमुख मार्गों पर पैदल गश्त की सुरक्षा व्यवस्था का यहां पर जायजा लेने के लिए एसपी सिटी स्वयं चर्च पहुंचे और वहां पर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान एसपी सिटी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश दिए कि संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए, गश्त बढ़ाई जाए। वहीं पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने रोडवेज बस स्टैंड पर सघन चेक इन अभियान भी चलाया। इस दौरान काली फिल्म लगी और यूपी पुलिस की कैप रखी एक संदिग्ध ब्रेजा कार को रोककर गहन तलाशी ली गई और नियमों के उल्लंघन पर चालक का भी चालान किया गया। पुलिस की सक्रियता से शहर में सुरक्षा का कड़ा संदेश गया है। पैदल मार्च में कोतवाली नगर इंस्पेक्टर और शहर के सभी चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। एटा से राज अली खान की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। आज 12 बजे के आसपास क्रिसमस डे को दृष्टिगत रखते हुए निर्देश के क्रम में पूरे शहर क्षेत्र में जो भी चर्च थे उनको फोर्स के साथ एक बार चेक किया गया है। वहाँ जो ड्यूटियां थी उन्हें भी ब्रीफ किया गया है। साथ ही चर्च के फादर और उनके जो अन्य वहाँ पे कर्मी हैं, जो अनुयायी हैं, उनसे भी वार्ता की गई है। वहाँ पे कल तक हमारी फोर्स लगी रहेगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। साथ ही शहर क्षेत्र में जो रोडवेज बस स्टैंड है या इस तरह का जो भीड़ भाड़ वाला स्थान है जहाँ पर पब्लिक का मूवमेंट ज्यादा रहता है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आज पुलिस बल के साथ गश्त किया गया है और पब्लिक से वार्ता की गई है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है। एक सर गाड़ी में पुलिस कैप रखी मिली थी, सर क्या है पूरा मामला? अभी जब रात्रि गश्त कर रहे थे इसी दौरान एक गाड़ी में एक कैप रखी हुई मिली थी, उसको चेक किया गया है तो उसने बताया कि उसके फादर जो हैं। जनपद एटा में क्रिसमस का पर्व पूरे हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। शहर के चर्चों को भव्य तरीके से रंग बिरंगी लाइटों और झालरों से सजाया गया है, जिससे पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव के इस पवित्र अवसर पर ईसाई समुदाय के लोगों में भारी उत्साह भी देखा गया। सुबह से ही चर्च में प्रार्थना करने वालों का तांता लगा रहा, जहां महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने पारंपरिक गीतों और संगीत के बीच खुशियां मनाई हैं। बच्चों के लिए विशेष आकर्षण सांता क्लॉज रहे, जिन्होंने उपहार और चॉकलेट बांटकर उनका दिल जीत लिया। क्रिसमस को लेकर घरों में कई दिनों पहले से ही तैयारियां की जा रही थी। फादरी अनिल ने बताया कि आज सुबह 10 बजे चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज के सभी लोग इकट्ठा होकर विश्व शांति और भाईचारे की प्रार्थना करेंगे। एक दूसरे को गले लगाकर बधाई देने का भी यहाँ सिलसिला लगातार जारी है। एटा से राज अली की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये यहाँ पर जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है और प्रभु यीशु मसीह को जो अपना मुक्तिदाता उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं, वे उसके अनुयायी होने के नाते वे उपासना और उसकी आराधना करते हैं। बुलंदशहर जनपद के थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला मुरारी नगर में प्लॉट के रास्ते के पुराने विवाद ने आज हिंसक रूप ले लिया।
रास्ते को लेकर दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी डंडे और धारदार हथियार भी निकलकर सामने आ गए। इस भीषण संघर्ष में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया है। पुलिस ने सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए खुर्जा के जटिया अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर कुछ ही की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और हमला करने का भी यहां पर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का यहां पर आश्वासन दिया गया है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मेरठ जनपद के सटला थाना क्षेत्र में गौकशी के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों और आक्रोशित भीड़ ने जानलेवा हमला कर दिया। मंगलवार देर रात क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीम जब पेट्रोल पंप के पास दबिश देने पहुंची तो ग्रामीणों ने उन्हें घेर लिया। भीड़ ने इस कदर तांडव मचाया कि पुलिस की गाड़ी को तोड़ दिया और सिपाहियों को बेरहमी से पीट दिया। हैरान करने वाली बात यहाँ पर यह रही कि हमलावरों ने एक सिपाही की वर्दी फाड़कर उसे निर्वस्त्र कर दिया और डंडों से पीटकर उसका हाथ तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने सिपाही की सरकारी पिस्टल भी छीन ली और वहीं आपको बता दें कि सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और घिरे हुए जवान को वहां से छुड़ाया। इस हमले में 3 सिपाही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सटला से 3 युवकों को हिरासत में लिया है और वहीं आरोपियों के परिजनों ने पुलिस पर सादे कपड़ों में जबरन उठाने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की अभी गहन जांच कर रही है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। थाना मवाना में कल रात्रि में एक मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि उस पर कुछ लोगों ने हमला किया है, उसके साथ मारपीट की है। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो पीड़ित था उसकी तरफ से मुकदमा दर्ज करते हुए 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान जो गिरफ्तारी के दौरान जो अभियुक्त थे उन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की। इस पर भी पुलिस ने उसमें सुसंगत धाराओं की वृद्धि करते हुए तीनों अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की। थाना मवाना में कल रात्रि में एक मुखबिर एटा जनपद के थाना अवागढ़ क्षेत्र अंतर्गत इसौली चौराहे के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे 37 वर्षीय व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए आगे भेज दिया। मृतक की पहचान किशनपाल सिंह निवासी गाँव परीक्षतपुर थाना नारखी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि किशनपाल अपने गांव में दिल्ली जाने के लिए पैदल निकले थे, तभी रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। हादसे की खबर जैसे ही परिजनों तक पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। मृतक के भाई ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इटासी इराज अली खान की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। ये मेरा भाई है जी, जिसकी उम्र 37 साल है जी। ये घर से दिल्ली जाने के लिए निकला था जी, और जब ये शाम को 4 बजे घर से 4 बजे निकला था और शाम को 7 बजे इसौली से फ़ोन आया था कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। जब वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे इसकी डेड बॉडी पड़ी थी इसौली चौराहे के पास। किसी अज्ञात वाहन ने इसे कुचल दिया सर। अज्ञात वाहन ने? तो दिल्ली क्या करते हैं ये? वैसे प्राइवेट जॉब करता है। किस कंपनी में? कंपनी नहीं, वैसे मजदूरी करता है ये। तो मौके पे ही मौत हो गई थी इनकी? मौके पे ही मौत। औरैया जनपद के थाना साहेल क्षेत्र अंतर्गत सौथरा साहेल मार्ग पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब सड़क किनारे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला। सूचना मिलते ही साहेल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। मृतक की पहचान पिंटू राजपूत निवासी फतेहपुर थाना सहार के रूप में की गई है। परिजनों के मुताबिक पिंटू ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। बुधवार रात उसकी घर पर बात हुई थी, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। सुबह शव के पास ही उसका ई रिक्शा भी खड़ा मिला। पिंटू की मौत की खबर मिलते ही पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वह अपने पीछे 2 बेटे और 1 बेटी छोड़कर चला गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस अधिकारी अभिषेक भारती का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का भी पता चल सकेगा। और ऐसे आकाश मिश्रा की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। थाना साहेल क्षेत्र के गांव बख्शापुर से एक व्यक्ति के शव की सूचना प्राप्त हुई। जो मृतक है उनका नाम है सतीश उर्फ पिंटू, पुत्र देवेंद्र राजपूत, उम्र लगभग 30 वर्ष। तत्काल सूचना प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों द्वारा यहां पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। वकील यूनिट के द्वारा भी यहां पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। स्वाट और सर्विलांस की भी टीमें यहां पे मौजूद हैं। शव को पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी भिजवाया गया है और परिवार से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए।
इटावा जनपद के ब्लॉक महेवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंडरिया में सुशासन सप्ताह के उपलक्ष्य में एक भव्य जन चौपाल का आयोजन किया गया। खंड विकास अधिकारी ब्रज बिहारी त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित इस चौपाल में ग्राम प्रधान उर्मिला देवी और ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार मुख्य रूप से मौजूद रहे। चौपाल को संबोधित करते हुए बीडीओ ब्रज बिहारी त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री आवास योजना के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति आवास से वंचित नहीं रहना चाहिए और यदि सूची में किसी भी अपात्र का नाम है तो ग्रामीण निर्भीक होकर बताए ताकि जांच कर कार्रवाई की जा सके। वहीं ग्राम विकास अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि शौचालय के लिए आए प्रार्थना पत्रों पर तत्काल कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यक्रम में कन्या सुमंगला योजना की भी जानकारी दी गई है। इस अवसर पर पंचायत सहायक वर्तिका रोजगार सेवक विवेक यादव सहित भारी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। इटावा से धीरेन्द्र सिंह चौहान की रिपोर्ट आपको दे रहे हैं। बरेली जनपद में क्रिसमस का पावन पर्व पूरे हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के अवसर पर बरेली के सभी चर्चों को रंग बिरंगी लाइटों और सितारों से भव्य रूप से सजाया गया। देर रात से ही चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाओं का दौर शुरू हुआ, जहां मसीही समाज के लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर विश्व शांति और प्रेम की कामना की। शहर के बाजारों में भी आज खासी रौनक देखने को मिली, जहां पर लोग सांता क्लॉज की टोपी, क्रिसमस ट्री और केक की खरीदारी करते हुए नजर आए। बच्चों में सांता क्लॉज को लेकर विशेष उत्साह दिखा। सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन ने चर्च और प्रमुख चौराहों पर पुलिस बल तैनात किया था। पादरी परमिंदर मैसी ने बताया कि ये त्योहार प्रेम और बलिदान का संदेश देता है। शहर के गणमान्य लोगों ने भी एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। बरेली में ये पर्व आपसी भाईचारे और सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल पेश कर गया। बरेली से अखिलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट आपको बता रहे। जी, आज क्रिसमस है। हम सभी लोग आज बहुत आनंदित हैं क्योंकि आज वो दिन है जबकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हम सबों को एक अनंत जीवन देने के लिए आए हैं। और ऐसा नहीं कि वो किसी एक समाज के लिए, विशेष समाज के लिए आए हैं, किसी विशेष समुदाय के लिए आए हैं। जो परमेश्वर का संदेश है वो समस्त मानव जाति के लिए है और आज सभी को, पूरे विश्व को आनंदित होना चाहिए क्योंकि ये दिन आज सबके लिए अनंत और जीवन देने वाला दिन। सबको संदेश यही है कि सब इस दिन के महत्व को समझें और अपने दिल में सच में बड़ा दिन लेकर आए, क्योंकि बड़ा दिन केवल कपड़ों से नहीं होता, केवल बड़ी बड़ी बातों से नहीं होता। प्रभु के जो मेन संदेश। प्रतापगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देशन में मिशन कारोबार अभियान चलाया गया और इसी अभियान के तहत पुलिस ने उन लोगों पर शिकंजा कसा जो सार्वजनिक स्थानों या अपनी गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा कर शराब का सेवन करते हैं। सहायक पुलिस अधीक्षक सीओ नगर प्रशांत राज के नेतृत्व में कोतवाली नगर पुलिस ने शहर के विभिन्न हिस्सों में सघन चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान कुल 29 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया जो सरेराश शराब पीकर माहौल खराब कर रहे थे। पुलिस ने इन सभी के विरुद्ध धारा 34 पुलिस एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की है। साथ ही सभी को भविष्य के लिए सख्त हिदायत दी है कि यदि ये दोबारा सार्वजनिक रास्तों पर इस तरह का कृत्य करते हुए पाए गए तो उन्हें भी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई से अराजक तत्वों में हड़कंप मच गया है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। दिनांक 24/12/2025 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा मिशन कारोबार अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत जो लोग पब्लिक में ड्रिंक करते हैं, जो लोग अपनी गाड़ियां साइड में लगाकर और बाहर खड़े होकर ड्रिंक करते हैं, उनको थाना कोतवाली नगर की पुलिस द्वारा ऐसे 29 लोगों को थाना कोतवाली लाया गया है। इनका पुलिस एक्ट के अंतर्गत इनका चालान किया जाएगा और लगातार इस तरीके की कार्रवाई आगे भी प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा की जाएगी। खबर आपको मिर्जापुर से बता रहे। सियासत में इन दिनों कोड इन सिरप मामले और सदन में हुई बयानबाजी को लेकर उबाल है। शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा विधायक अतुल प्रधान के बीच हुई चर्चा के बाद दो नमूने जैसे शब्दों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है और इसी गहमा गहमी के बीच मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव ने सरकार की नीतियों और भाजपा नेताओं के बयानों पर करारा पलटवार भी किया। इत्यादि मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। प्रदेश की सियासी गलियारों में जहां एक तरफ सरगर्मी मची हुई है, दूसरी तरफ सदन में जो सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान लखनऊ में ही एक विशेष समुदाय यानी ब्राह्मण समुदाय के विधायकों का लामबंद होना और उनकी एक मीटिंग होना
आज सियासी गलियारों में एक चर्चा का विषय है। बात यहाँ तक आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समुदाय के विधायकों का कहीं पे सम्मान नहीं है, जिससे हो सकता है तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या ब्राह्मण समुदाय के विधायक अपने आप में लामबंद हो रहे हैं? इसके पूर्व आपने देखा था कि किस तरीके से क्षत्रिय समुदाय के लोगों ने अपने आप में एक बैठक की थी। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो जाति है वो जाति नहीं। आइए इस समय हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव। उनसे तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोडीन मामले को लेकर सरकार और विपक्ष में जो तमातमी मची हुई है, और साथ ही बताएं अभी हाल में जो सत्र के दौरान अतुल प्रधान के द्वारा कोडीन सिरप पे जिस तरीके से बातें कही गई, उसको लेकर आखिर योगी आदित्यनाथ ने ऐसी कौन सी बात कह दी कि सपा सुप्रीमो दो नमूनों के लेकर पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा बनी हुई है। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल को, आप लोगों को, और आज बड़ा अच्छा दिन है। आज ईसा मसीह जी का जन्मदिन है, जिसको पूरे दुनिया में क्रिसमस डे के रूप में लोग मनाते हैं। हम ऐसे शुभ दिन पर आप लोगों को और पूरे देशवासियों को आभार व्यक्त करेंगे और क्रिसमस डे की बधाई देंगे। अध्यक्ष जी, पहला सवाल ये था कि आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक तरफ सदन चल रहा है और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण विधायक हैं, लगभग 40 से 50 विधायकों की एक बैठक होती है, वो भोज होता है, लेकिन वो विशेष समुदाय का था। तो राजनीति की गलियारों में तमाम चर्चाएं बनी हुई है, ये अटकलें लगाए जा रहे हैं, क्या उनका अलग खेमा बनेगा, क्या किस तरीके से होगा। उधर शिवपाल यादव ने कहा कि यदि उनका सम्मान बीजेपी में ना हो तो सपा में आ जाए। तो किस तरीके से देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, अब तो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अभी तक जो सरकारें बनी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, सारे लोगों का सम्मान रहा, लेकिन इस सरकार में देर आए ही दुरुस्त आए, लोगों को समझ में आ गया, और खासतौर से ब्राह्मण समुदाय को समझ में आने में देर लगी, नहीं दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार न बनती। आज उनको भी समझ में आ गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक जात विशेष की सरकार चल रही है। ये आज ब्राह्मण समाज के लोगों को भी समझ में आ गया। अभी तक तो लोग यादव मुसलमान की बात करते थे, आज ब्राह्मण समाज भी समझ गया। और जो जिस तरीके से लामबंदी हो रही है, जिस तरीके से ब्राह्मण अपने आप को अपमानित समझ रहा है, वो उपेक्षित समझ रहा है, उसी का परिणाम रहा है कि ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होकर अब निश्चित रूप से मन बना लिया है कि सरकार को जवाब करारा देना है। और बहुत जल्दी, आप ये वर्ष बीतने दीजिए, एक सप्ताह और बचा है, अगला साल निश्चित रूप से योगी सरकार के पतन का दिन आने वाला है, ये हम आपको कर जाने। तो कभी कभी तो आपकी भी पार्टी में ये जातिवाद का प्रकरण उठा किया करता था कि आपकी पार्टी में एक विशेष समुदाय को तवज्जो दी जाती थी। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को जातिवाद के उस पर बदनाम करने में लगे रहते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, मुलायम सिंह यादव जी की विचारों पर जो जिसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है, उसके चेहरे पर मुस्कान हो, वो खुशहाल हो, उसके पास सब कुछ व्यवस्था हो, इस पर समाजवादी लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश को धर्म और जात के नाम पर बांट रही है, पूरे देश में धर्म और जात पर झगड़ा करा के सिर्फ हिंदुस्तान की राजनीति में अपना झंडा बुलंद करना चाहती है, वो समय आ गया है कि जब वो हिंदुस्तान की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सड़कों पर उतरने जा रही है। का परिणाम आप देखिए, एक तरफ आपके कुलदीप सेंगर जो विधायक रहे, उनको इतने बड़े मामले में, निर्भया हत्याकांड जो बलात्कार का मामला था, उसमें उनको सजा से मुक्त किया जाता है, और दूसरी तरफ तमाम वर्ग के और विधायक हैं और लोग हैं जो छोटे छोटे मामलों में फंसे हुए हैं, उनको लगातार सजा उनकी बढ़ाई जा रही है, उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। तो पूरी आम लोग इसको देख रहे हैं और जनता समझ गई है अब कि हमको कब जवाब देना है। 27 का चुनाव आ रहा है, बहुत जल्द दूध का दूध पानी का पानी होगा, और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से जैसे जीत के भारतीय जनता पार्टी ने देश में डंका बजाया था, उसे 27 में उत्तर प्रदेश पहले हराएगा और भारतीय जनता पार्टी का 29 का चुनाव खत्म हो जाएगा और मोदी इस देश से विदा हो जाएंगे।
अध्यक्ष जी, कोडिन सिरप का मामला देख रहे हैं कि पहले तो 100 करोड़ की बात की जाए, आज अगर कहा जाए तो कई 100 करोड़ की यहाँ पे हेरा फेरी हुई है, और जिसमें इस समय सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए कि जो उसमें लिप्त जो अभियुक्त है वो कभी दिखाई पड़ता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ उनके फोटो खींचे गए, कभी जो विपक्ष है वो कहता है कि सरकार के नेताओं के साथ उनके फोटो खींचे गए। ये क्या प्रकरण है, किस तरीके से इसको आप देखते हैं पूरे कोडिन सिरप के मामले? कोडिन सिरप का मामला एकदम साफ है। यदि कोडिन सिरप के मामले में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी दूसरे पार्टी के नेता होते, इतना देर नहीं लगता, बिना सोचे समझे, बिना नोटिस के घंटा 2 घंटा के अंदर उसका घर गिरा दिया जाता। लेकिन कोडिन सिरप के घोटाले में जितने जाने गई, जितने लोग बच्चे मारे गए, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत लोग, मजबूत नेता, पूर्वांचल के मजबूत नेता, यहां तक कि पूरी सरकार उसमें संलिप्त है। इसलिए योगी जी विधानसभा के अंदर ये बात बोल रहे हैं कि जांच आ रही है, जांच होने पर आप लोग घबराइए मत, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और मामलों में आपको जांच करने की जब छोटे छोटे मामले आते हैं तो आपको मौका नहीं देते किसी को, न तो न्यायालय में जाने का उसको मौका मिलता है, न कोई मौका मिलता है। वो तुरंत पता लगा बुलडोजर ही सबसे पहले पहुंच जाता है, उसका घर गिराने लगता है, पता लगा उस मामले में है कि नहीं है, इस पर वो स्पष्ट भी नहीं होता। और आज कोडिन सिरप के मामले में भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेताओं का जब नाम प्रकाश में आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको इतना बार झूठ बोल के ले आ दो कि ये अखिलेश जी के साथ फोटो है, ये फला के साथ, ये इस समय फोटो खोजने में लगे हैं। अरे फोटो तो हम जा रहे हैं सड़क पर, कोई हमारे साथ खिंचा लिया, खड़ा हो गया, फोटो मांग लिया, आपके साथ खींचा, उसमें भी हमारा आ गया, उनका आ गया। ये अपने झूठ को छिपाने के लिए और जो गंदगी और जो भ्रष्टाचार में ये लिप्त है, जिसमें सरकार पूरी की पूरी तरीके से फंसी हुई है। और कोडिन सिरप जिस तरीके से बच्चों की जान गई है ना, इस पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ेगा, जवाब नहीं दे पाएंगे लोग। इस कोडिन सिरप ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे देश से उखाड़ने में काम करेगा। सदन में आपके ही नेता कोडिन सिरप पे जिस तरीके से सरकार पे हमला हो रहे थे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने ऐसा क्या कहा कि पूरे समाजवादी पार्टी में एकदम हलचल मच गई। सपा सुप्रीमो ने तो यहाँ तक कह दिया कि 2 नमूनों की बात की। ये 2 नमूना क्या इंगित करता, क्या जो सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने नमूने की बात की तो क्या वो उन्होंने अतुल प्रधान को संबोधित किया, या फिर ये नमूना शब्द कहां से ये इंगित कर रहा है? देखिए, अब नमूना शब्द में बहुत सी चीजें छिपी हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सदन के अंदर जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में जो जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री होते हैं, संवैधानिक पद पर बैठे रहते हैं, वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं सदन के अंदर कि जैसे कोई गुंडा, कोई बहुत बड़ा उस तरीके की बात कर रहा हो, उस तरीके से वो बात करते हैं। जबकि सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी को बड़े ही शालीनता से सबके बातों को सुनना चाहिए और शालीनता पूर्वक उनकी बातों का जवाब संवैधानिक तरीके से देना चाहिए। लेकिन उनकी बात जो वो पहले जिस तरीके से राजनीति में जिस तरीके से घूमते हुए आए हैं, वो राजनीति में कैसे आए तो पूरा देश जानता है। वो तो पहले मुख्यमंत्री देश के हैं जिन्होंने अपने मुकदमे को खुद हटाया है। इतना उनके ऊपर मुकदमे थे, उस मुकदमे को हटाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। तो मुख्यमंत्री बनने से सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का हुआ तो योगी आदित्यनाथ का, अपना मुकदमा वापस ले लिए। तो निश्चित रूप से हम आपसे कहना चाहेंगे ऐसे अवसर पर आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी जनता सड़क पर उतरने जा रही है और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी इस देश से, प्रदेश से बाहर होने जा रही है। चलते चलते एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। जिस समय कि आपने देखा होगा बिहार में जिस समय चुनाव चल रहा था, तो मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात जो डिप्टी सीएम केशव मौर्य से हुई थी, उस बात की अभी सदन ने केशव मौर्य ने कहा कि वो लड्डू लेकर अखिलेश यादव को खोज रहे हैं। क्या ये लड्डू उनको बिहार में जो उनकी जीत है उसके लिए खिलाना चाहते हैं, या फिर उनके ऊपर ये प्रहार हो रहा है? ऐसा है, बड़े छोटे मानसिकता के लोग हैं। अब केशव मौर्य चुनाव खुद हार गए हैं, जनता ने केशव मौर्य को नकार दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति से। अब वो भारतीय जनता पार्टी जाति को बैलेंस करने के लिए केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाती है और उनको कितना पावर मिला है, वो अपने विभाग का एक छोटी सी फाइल खुद नहीं कर सकते हैं। और समाजवादी पार्टी ने उनको वहीं हरा दिया, जमीन पर हरा दिया, समाजवादी पार्टी ने हरा दिया। तो वही कहा है
कि अंगूर खट्टे हैं, उसी में वो चाहे जो बोल ले, उनको अभी तक बोलना आता ही नहीं है केशव मौर्य को। केशव मौर्य कोई राजनीतिक है, कोई नेता है क्या? वो पॉलिटिकल है। वो क्या करते थे, उनका व्यवसाय क्या था? आज चले जाइए इलाहाबाद के तमाम थानों में, देखिए केशव मौर्य क्या किस काम से निकलकर काम करके कैसे कैसे ऊपर आए हैं। तो जनता ने तो उनको जवाब वही दे दिया है, और जब जनता ने जवाब दे दिया तो बात खत्म हो गई। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारे साथ जो तमाम मुद्दों पे अपनी बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया, किस तरीके से उस तमाम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को प्रखरता से उस पर अपना विचार डालते हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष आशीष यादव। अब तो 2027 बहुत ही करीब है। अब 2027 में राजनीतिक गलियारों में क्या परिवर्तन होता है, ये तो आने वाला हर एक क्षण अपने आप में महत्वपूर्ण है।